दोस्तों आज की वीडियो में हम सीईटी हरियाणा ग्रुप सी के जो पेपर हुए थे, इसके शिफ्ट जो ऊपर लिखी हुई है उसका मैथ का पोर्शन पूरा सोल्व करेंगे, जिसमें हम ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे और उसको बेस्ट अप्रोच से कैसे किया जा सकता है वो भी करेंगे। इससे पहले मैं एक और पेपर सोल्व करा चुका हूं, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है। निम्न गुणनफल का निकटतम मान है, ये दिया हुआ है। इस वैल्यू का निकटतम मान निकालना है। जब किसी वैल्यू का निकटतम मान निकालना हो तो उस पे आपने अप्रोक्सीमेशन लगाना है, उसके नजदीक एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अब जैसे आप इसको देख रहे हो, अगर ये इसकी बजाय ऐसे होता, 3 निरंतर चल रहा होता, तो इसको सोल्व करने का तरीका हमारा क्या होता है, इस 3 को हम एक बार लिख के इसके ऊपर बार लगा देते हैं और इस बार को हटाने के लिए हम इसके नीचे 9 लगाते हैं और ये सोल्व करके आ गया 1/3। ये हमने अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेशन किया, हमने ये मान लिया ये 3-4 बार नहीं है, ये निरंतर बार है। अब अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/100। इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/4। अब जैसे ये है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा 500। ये 499 है, मैंने इसको 500 मान लिया, तो ये है 0.5। इसके बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसका डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया है 10। इसको सोल्व किया, ये आ गया है 1/2। हमने इसको 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 तीनों को सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर आगे हैं, इसका अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा 1000। 125 से 1000 को भाग करेंगे तो वो आ जाएगा 1/8। ये आ गया 125/1000, सोल्व करके आ गया 1/8। पहले हमने इनको सोल्व कर लिया, अब इसको लिखेंगे। इसकी जगह है 1/3, इसकी जगह है 1/4, इसकी जगह है 1/2, इसकी जगह है 1/8 और 24 ऐसे कैसे। तो पहले 8 3 24, उसके बाद बच गया हमारा 1/8 और यही हमारा आंसर है। बस इसके लिए क्या अप्रोच लेनी है वो आपको पता होना चाहिए, बाकी तो फिर मल्टीपल और डिवाइड ही करना है। अप्रोक्सीमेशन इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x एक 3 अंकीय संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली संख्या हो तो संख्या x - y सदैव विभाजित होगी। ये बोला गया है कि एक 3 अंकों की संख्या है, अगर उसके अंकों का क्रम बदल दिया जाता है तो जो संख्या आती है उन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो किससे भागा होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप कोई भी अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे कि मैंने मान ली है 432। ऐसा नहीं है कि यही संख्या माननी है, कोई भी संख्या मान लो आप 3 अंकों की, बस मैंने आपको समझाने के लिए कि संख्या मान ली है 3 अंकों की। इस संख्या को कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है 4, इसके बाद जितने अंक हैं उसके लिए 0, प्लस में 3, उसके बाद जितने अंक हैं उसके लिए 0 और प्लस में 2 × 1। ये आपको पता होगा भाई, 4 का मतलब है 4 × 100, 400 तभी बना है। और 32 में 3 का मतलब है 3 × 10 और 2 ऐसे कैसे। हमने इसको एक तरीके से एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद अगर इसके अंकों को हम बदल देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 3 4 अंक का क्रम बदलने पर। अब अगर मैं इसको इसी रूप में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 100 प्लस 3 × 10, उसके बाद प्लस 4 × 1। ठीक है, अब ये बोला गया है इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें और वो जो संख्या निकल के आएगी वो हमेशा किस संख्या से भाग होगी, तो हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम थे। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां पर तो है 4 × 100, इधर है -4 × 1। अगर यहां पर हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 × 99 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ मैं एक बार बता देता हूं आपको। ये है 4 × 100 माइनस में 4 × 1। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो यहां पर बचता है 100 और यहां पर बचता है 1, तो 100 में से 1 गया 99, ये ऐसे आया है। अब ऐसे ही इनको देखते हैं हम, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो पहले तो माइनस आ गया, ये माइनस का था ये प्लस का। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 100 में से 1 घटेगा 99 आ जाएगा। ठीक है,
अब इन दोनों में देख रहा हूं मैं तो 99 कॉमन आ रहा है। आप 99 गुणा 2 भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन हमने 99 कॉमन लेना है क्योंकि बाकी संख्याओं में और कॉमन नहीं आएगा, सभी में 99 ही कॉमन आएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 2, 99 गुणा 2। अब जो हमारी संख्या निकल के आई है वो आ गई है 99 गुणा 2। अब आप कोई भी 3 अंकों की संख्या मान लीजिए, हर बार 99 तो आएगा ही, इसके साथ का मल्टीपल कोई भी हो सकता है, लेकिन 99 हर बार आपका इसका मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब यहां से मुझे समझ आया कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का अगर हम क्रम बदल देते हैं तो वो संख्या हमेशा 99 से भाग होगी। ठीक है, और अब 99 से भाग होगी तो 99 के सभी फैक्टर से भी भाग होगी। अब 99 को कौन कौन सी संख्याएं भाग करती हैं? 99 को 9 भाग करती है, तो ये भी हमारा आंसर है। 99 को 11 भाग करता है, ये भी आंसर है। 99 को 3 भाग करता है, ये भी आंसर है। ठीक है, और 9 9 3 27 तो नहीं होगा। ठीक है, जो जो इसको पूरा पूरा भाग कर रहे हैं वो सब इसके फैक्टर हैं और वो इन संख्याओं को भी पूरा पूरा भाग करेंगे। अब हमारे ऑप्शन में है 4 6 9 12। अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है? इसमें से हमारी संख्या है 9। शायद आपको समझ आ गया होगा। 3 अंकों की संख्या के अंकों का क्रम अगर हम बदल देते हैं तो वो हमेशा 99 से भाग होती है। अगर ऑप्शन में 99 होता तो 99 आंसर होता, या फिर 99 का कोई भी फैक्टर, और इसमें फैक्टर दे रखे हैं 9। चलिए आगे चलो। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, तो संख्या का एलसीएम है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि हमने दो संख्या मान ली a प्लस b, इनका योग जो है वो 45 है, और ये बोला गया है कि जो इन संख्याओं का अंतर है, इन संख्याओं का अंतर इनके योगफल का 9वां भाग है। कहने का मतलब जो इसका योग है, इसको अगर मैं 9 से भाग करूं तो उनका अंतर आ जाएगा। इसको मैंने 9 से भाग किया, 9 5 45, तो उनका अंतर आ गया। अब ये बोला गया है जो हमने दो संख्या माननी है a और b, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने से पहले हम वो संख्या निकाल लेते हैं। जब भी आपके पास ऐसी दो इक्वेशन आती है जिसमें एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है, इसमें अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। 45 5 50, 50 को 2 से भाग किया 25। और जो माइनस में है अगर उसको निकालना हो तो दोनों को आपस में घटा के 2 से भाग कर दो। तो b आ गया है 45 में से 5 गया 40, 40 को 2 से भाग करा 20। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे तो भी ऐसे ही सोल्व होगा। b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, 45 प्लस 5 50 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे। बस ये इक्वेशन बार बार हमारे एग्जाम में आएगी, तो हमने तरीका याद कर लेना है। अगर a प्लस बी की कुछ वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी की कुछ वैल्यू दे रखी है, अगर a निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, और जो माइनस में है वो निकालना है तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग कर दो। ये दोनों संख्याएं आ गई है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए। भाई इसका आंसर वैसे तो 100 है, आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हो तो निकाल के देख सकते हो। इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 4 हो जाएगा। एक तो जो कॉमन मल्टीपल है वो ले लिया, और एक ये दोनों ले लिए। 5 गुणा 5 25 और गुणा 4 100। ठीक है, आसान सा एलसीएम था, ये आप वैसे भी बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यह तीनों एक साथ 7:20 15 सेकंड पर बदलती हैं, तो अगली बार ये कितने बजे एक साथ बदलेंगी? भाई ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया हुआ था, जो हमने सोल्व किया था सेकंड शिफ्ट का। इसमें ये बोला गया है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल है, एक 45 सेकंड में बदलता है, एक 75 सेकंड में बदलता है, और एक 90 सेकंड में बदलता है। ये तीनों एक साथ 7:20 और 15 सेकंड पर बदले थे। अब दोबारा एक साथ कब बदलेंगे? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें ट्रैफिक लाइट जो है वो अलग अलग समय पर बदल रही हैं, और आपसे पूछा जाता है कि एक समय में एक साथ कब बदलेंगी, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो सबसे आसान तरीका है, ये दो वैल्यू का एलसीएम 90 है, वो ऐसे देख कर ही पता चल रहा है क्योंकि 45 के टेबल में 90 आता है। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 90। अब एक 75 बचा हुआ है। 75 का जो जो फैक्टर इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब 75 को हम क्या कह सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 5 25 दिया 75। हमने
75 को फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें क्या क्या है, 3 भी है, 3 से भी भाग हो रहा है, ये 3 को लेने की जरूरत नहीं है। 1 5 से भी भाग हो रहा है, 18 5 90, इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसमें 1 5 नहीं है, वो 1 5 ले लिया और इसका एलसीएम आ गया है 9 5 45 सेकेंड। इसका मतलब ये है, ये जो तीनों लाइटें हैं एक साथ 450 सेकंड के बाद एक साथ बदलती हैं। अब 7:20 पर बदली थी, अब इसके बाद कितनी देर बाद बदलेगी, 450 सेकंड बाद। अब इस 450 सेकंड को हम मिनट में बढ़ा लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से भाग कर देंगे। जब कभी भी आपके क्वेश्चन में सेकंड को मिनट में बढ़ाना आता है और इस तरीके की फ्रैक्शन बनाते हो आप, तो कभी भी नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग नहीं करना, यानी कि काटना नहीं है, डायरेक्टली भाग कर देंगे ऐसे। तो ये जाएगा 450 को हम 60 से भाग कर रहे हैं। 6 की टेबल 45 तक तो 7 पे चल गया, 7 6 42, ये आ गया हमारा 7 मिनट और 30 सेकेंड, वो इसमें जोड़ देंगे। 7 मिनट और 30 सेकेंड जोड़ दिए, तो ये हो गया 45 सेकेंड 27 मिनट 7 घंटे। तो ये आपका आंसर है। भाई क्वेश्चन आसान था, बस क्वेश्चन में अप्रोच कैसी लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। और अगर आपको मेरे तरीके अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। पहले इसी लाइन को एक बार लिखता हूं मैं, ए की जो आय है वो बी की आय से 10% अधिक है। जब आपकी ऐसी लाइन लिखी होती है तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर ए और बी का रेशियो निकालना है तो आपने क्या करना है, जो परसेंटेज दी हुई है उसकी फ्रैक्शन बना लो। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, प्रतिशत के लिए 100 लगाया, नीचे 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। अब ए का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बी से। ये पूछा गया है कि ये बी की आय से, यानी कि इसके साथ कंपैरिजन हो रखा है। जिसके साथ कंपैरिजन हो रखा है वो हमेशा बेस होता है, इसका मतलब बी जो है वो 10 है। अब ए क्या होगा, ए ये बोला है वो बी से 10% अधिक है और नीचे वाले का 10% है 1, यानी कि 1 अधिक है। इसका मतलब ये क्या है, इस तरीके से हम रेशो निकालते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है बी की आय सी की आय से 20% कम है। ऐसे ही अगर मैं यहां लिखूं बी की आय सी की आय से 20% कम है, इसको कैसे करेंगे, 20% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूं तो वो जाता है 1/5। कंपैरिजन किसके साथ हो रखा है, सी की आय के साथ। इसका मतलब बेस जो है वो सी है, सी जो है वो 5 है। अब बी कितना होगा, बी जो है सी से 20% कम है और 5 का 20% कितना होगा हमारा, 1 होगा। इसका मतलब बी जो है सी से 1 कम है, इसका मतलब ये कितना आ गया है मेरा 4। तो हमने ए बी का रेशो निकाल दिया और इसके साथ ही बी सी का रेशो निकाल के भी इसके नीचे लिख दिया। अब इन तीनों का रेशो मर्ज कर लेंगे। उसके कई तरीके हैं, एक तो ये है कि बी एक बार 10 है एक बार 4 है, इन दोनों को बराबर कर लो तो भी तीनों का रेशो निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, जो ये खाली जगह है इनको भर दो, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 आएगा। जो आपको तरीका ठीक लगे वो कर लो। मुझे ऐसे क्वेश्चन में बी को बराबर करना ज्यादा ठीक लगता है, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी रहती है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम होता है 20, तो इन दोनों को हम 20 बनाएंगे। इसको 20 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया, इसको 20 बनाने के लिए 5 से। अगर मैंने इसको 2 से गुणा किया है तो इसके रेशो को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 11 दूनी 22, यहाँ पर 4 पंजे 20, यहाँ भी 20 आ रहा है, अब यहाँ भी 20 आ रहा है, कोई भी 20 ले लो आप। अब ये इसके रेशियो को मैंने 5 से गुणा किया है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 5 25, ये तीनों रेशियो मर्ज हो गए हमारे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए बी और सी की आय का अनुपात क्या हुआ, बस यही आपका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, बस ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए मैंने कैसे बताई है, और इस तरीके से रेशियो मर्ज करना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/5 अनुपात और 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है।
उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। भाई मजदूरों को पैसे दिए गए हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 के रेशो में। और ये पूछा गया है कि उसके पास कितनी धनराशि हो कि सबके पास पैसे पूरे पूरे आए, किसी के पास फ्रैक्शन में ना जाए। तो ऐसा तभी संभव है कि मैं एक ऐसी संख्या लूं जो इनके सभी के बेस से भाग हो जाए पूरी पूरी। और वो क्या होता है हमारा, वो हमेशा हमारा एलसीएम होता है। कोई भी एक ऐसी संख्या लूं मैं जो 7 से भी भाग हो जाए, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी, वो सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम ही होगा। बस वो एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम निकालने का तरीका, इनमें से जो अभाज्य संख्या है पहले उनको सिलेक्ट कर लें। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है लेकिन ये भाज्य है। अब ये 4 जो भाज्य है, इन 4 और 2 में से अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो 4 आ जाएगा। तो इन 2 का एलसीएम निकाल के 4 मैंने ले लिया और बाकी जो अभाज्य संख्या बची हुई है सब इसके साथ गुणा कर दीजिए। बस ये आपका आंसर है। 4 3 12, 12 5 60, 60 को 7 से गुणा किया 420, तो वो धनराशि है 420। शायद समझ आ गया होगा आपको, बस सिर्फ इसका एलसीएम ही लिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये एक लैंग्वेज देके आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। एलसीएम तो कोई भी निकाल लेगा अगर इस क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि एलसीएम निकालना है, लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एलसीएम ही निकलेगा। और वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए कि वो ये कह रहा है कि धनराशि ऐसी होनी चाहिए जो सभी को पूरे बराबर रुपए मिले, तो ऐसा इनका एलसीएम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 1 मिनट के लिए मैंने 3 संख्याएं मान ली हैं, ए, बी और सी। लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ था कि सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का जो औसत है वो 8 है। औसत कैसे निकलता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग तो ये हो गया और ये कितने आंकड़े हैं, 2। इसका औसत 8 दे रखा है। अगर ये 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। जो पहली 2 छोटी संख्याएं हैं उनका योग जो है वो मेरे पास 16 आ गया है। अब इससे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ था कि इन तीनों संख्याओं का औसत, इन तीनों संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जो इन तीनों का औसत है उसका 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। और बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, सी, उससे 8 कम है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू रख लेते हैं, वो है 16। तो ये हो जाएगा 16 प्लस में सी, और ये जो 9 था 3 3 9 वो उधर जाके गुणा हो जाएगा, 9c और 9 8 72। ये सी उधर चला गया, 9 में से घट गया, 8c आ गया, ये इधर आके जुड़ गया, ये हो गया मेरा 88। तो सी की जो वैल्यू है वो 11 आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या है, और सबसे बड़ी संख्या मैंने सी ही मानी थी, तो वो 11 आ गई है। बहुत आसान क्वेश्चन था। जो पीछे वाली लाइन दे रखी थी वहां से सोल्व करना था। अगर आप स्टार्टिंग से करते तो 2 अलग अलग इक्वेशन बना लेते। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आपको ये 4 क्यूब रूट के साथ वैल्यू दे रखी है, इनको सोल्व करके बताना है, बस यही क्वेश्चन है। 131 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 11 आता है। अगर 216 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 6 आता है। और 729 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 9 आता है। सॉरी यहाँ पर प्लस है। और अगर 64 का क्यूब रूट निकालते हैं तो मेरा 4 आता है। अगर आपको क्यूब रूट नहीं निकालना आता तो इस बेसिक वैल्यू से बता देता हूं मैं। 64 का क्यूब रूट का मतलब है 64 की पावर 1/3। इसको हम मैथ की भाषा में करनी बोलते हैं। ये लगाकर जितनी वैल्यू लिखी हुई है पावर आपकी उतनी ही उल्टी हो जाएगी। अगर यहाँ पर 6 होता तो 1/6 पावर हो जाती, अगर यहाँ 4 होता तो 1/4 हो जाती, और अगर इसमें कुछ ना लिखा हो तो हम उसको वर्गमूल बोलते हैं, उसमें हम 2 मानते हैं। तो सबसे पहले इस क्यूब रूट को हटाया तो 64 की पावर हो गई 1/3। अब हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 जो है वो 4 की पावर 3 है। मुझे ऐसे याद है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे करके सोल्व भी कर सकते हो। तो 64 जो है वो 4 की पावर 3 है, और बार था 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इस तरीके से 4 आया है। ये सारे ऐसे ही आए हैं।
अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 11 6 66, 9 और 4 13, ये आ गया आपका 79। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस से है। एक प्लाट को 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% के लाभ के लिए वह प्लाट को कितने में बेचे? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है, हमने सबसे पहले अपना क्रय मूल्य मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया कि प्लाट का कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 यूनिट था। अब उसने बोला है कि 18,700 में बेचने पर उसे 15% की हानि हुई है। अगर कोई 100 रुपए की चीज है और उसको बेचने पर 15% की हानि हो गई है, तो 100 का 15% 15 ही निकलेगा। इसका मतलब वस्तु को जो बेचा गया है वो 85 यूनिट में बेचा गया है। ये हो गया हमारा 15% लॉस पे। और क्वेश्चन में बोला गया है अगर 15% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा? अगर मैं 100 रुपए की चीज को 15% के लाभ पर बेचता हूं तो वो 15 रुपए जुड़ जाएंगे, तो 115 यूनिट की बेची जाएगी। सबसे पहले हमने अपनी तरफ से अजम्पशन करी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, और जो हमारे पास 2% दिए हुए थे उन दोनों की वैल्यू निकाल ली अपनी तरफ से। अब क्वेश्चन में एक जेन्युइन वैल्यू दे रखी है कि अगर 15% की हानि पर बेचते हैं, हमारा तो आंसर आता है 85 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 18,700। बस यहीं से इनका कंपैरिजन कर लेंगे कि 85 यूनिट जो है वो 18,700 के बराबर है। इनको काट लो, ये 17 से कट रहा है, 17 5 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, फिर 5 से काट लिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 0। एक यूनिट का मान जो है वो 220 आ गया है। आपसे पूछा गया था अगर 15% लाभ पर बेचा जाता है तो कितने में बेचा जाएगा? तो बेचा जाएगा 115 यूनिट पर, और 115 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? एक यूनिट के मान से गुणा कर देंगे। 115 गुणा 220, 0, 22 5 110, 11, 22 1 22 और 11 33, 22 1 22 और 3 25, ये हो जाएगा हमारा 25,300। अगर हमें 15% लाभ कमाना है तो 25,300 में बेचना पड़ेगा। बस इसी तरीके से आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। अगर हम उसी तरीके से निकालना है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन निकाला था, तो हमने 100 अपना लाभ मान लिया। अगर 100 रुपए कोई चीज है 20% लाभ पर बेची जाएगी तो इसका मतलब 120 रुपए में बेची जाएगी। भाई हमारा क्रय मूल्य 100 मानने का अर्थ क्या है? वो जितना भी परसेंटेज दे रखा है वही हमारा आंसर आ जाएगा। 100 का 20% 20 ही होगा, इसलिए हम हमेशा क्रय मूल्य 100 मानते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य 100 आ गया और विक्रय मूल्य 120 आ गया। बस इनका अनुपात ही पूछा था, 0 से 0, 2 5 10, 2 6 12, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा, अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हो तो आप इसकी फ्रैक्शन भी बना सकते हो। 20% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो वो हो जाएगा 20/100, 1/5। ठीक है। और अब इसमें सवाल आता है नीचे वाली वैल्यू क्या है? आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्रय मूल्य पर होते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें सिर्फ हमेशा क्रय मूल्य से पता चलता है। इसका मतलब जो इसका बेस है वो क्रय मूल्य है, और जो ऊपर वाला है वो लाभ या हानि है। अब इसमें 20% का लाभ है तो 5 का 20% मेरा 1 है। इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ है। अगर वस्तु 5 रुपए में खरीदी थी और 1 रुपए के लाभ में बेची है, इसका मतलब 6 रुपए में बेची है। आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप से है। ए ने 38,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद 55,000 रुपए की पूंजी लगाकर बी ने भी इसी व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000 रुपए का कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है? जो ये लास्ट में मुझे बोला गया है कि लगभग अंतर के समान है, इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ते हो और नीचे वाली लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आप देखोगे बार बार उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल क्रिएट होगा और आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ये क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा। क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी दो पार्टनर है। ए ने लगाए थे 38,000 रुपए,
बी ने लगाए हैं 55,000 रुपए। ब्याज जो है वो 1 वर्ष के बाद कैलकुलेट किया गया है। ए ने जब व्यापार शुरू किया था तभी पैसे लगा दिए थे, लेकिन बी जो है वो 5 माह के बाद आया, और 5 माह का मतलब कितना हो गया भाई, 12 माह टोटल थे 1 वर्ष में, वो 5 माह के बाद आया है, यानी कि उसके पैसे जो है वो सिर्फ 7 माह के लिए लगे हैं। जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमेशा कैपिटल मल्टीपल टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। कहने का मतलब जो इनका मल्टीपल आएगा उसका रेशियो जो होगा उसमें ही हमारा लाभ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो किया और इसका इधर मल्टीपल कर दिया, इसका इधर मल्टीपल कर दिया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। चलिए अब इसको डायरेक्टली मल्टीपल करने की बजाय अगर ये रेशियो एक दूसरे से कटते हैं तो हम काट सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी। अब और कोई कट नहीं रहा है, 12 और 7 आपस में किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीपल कर लिया। 22 8 96, 22 3 36 और 9 45। ए का प्रॉफिट आ गया है 456 यूनिट। फिर ऐसे ही बी का निकाल लिया, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, ये आ गया है 385 यूनिट। क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों का कुल लाभ जो है वो 22,000 है, लेकिन अगर मैं इनका यहाँ पर लाभ का योग देखता हूं तो 6 और 5 11, 8 और 5 13 और 1 14, 4 और 3 7 और 1 8, 841 यूनिट आता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके लाभ का अंतर बताइए। अगर मैं इनके लाभ का अंतर निकालता हूं तो 6 में से 5 गया 1, 15 में से 8 गया 7, तो 71 यूनिट का मान निकालना है। अब 841 यूनिट आया है हमारा इन दोनों का लाभ, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि कुल लाभ 22,000 है। इसका मतलब 841 यूनिट का जो कंपैरिजन है वो मुझे 22,000 से करना है। अगर मैं 841 यूनिट का कंपैरिजन 22,000 से करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा और फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हमने जो आंसर निकालना है वो बताया है कि लगभग आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो मैंने 841 की बजाय 840 मान लिया। 840 यूनिट का मान जो है वो 22,000 मान लिया मैंने। 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 22,000 बटे में 840। अब हमने आंसर जो निकालना है वो 71 यूनिट का मान निकालना है। तो 71 यूनिट की बजाय मैंने इसको भी 70 मान लिया ताकि ये आसान हो जाए। इससे क्या फायदा होगा, 0 से 0 कैंसिल हुई, 7 से डायरेक्ट कट गया है, 12 7 84। अब इतना आपने खुद सोचना है। अगर आप यहाँ पर 71 रखते हो और यहाँ पर 841 रखते हो तो सोल्व तो ये तभी भी हो जाएगा, लेकिन ये किसी से कटेंगे नहीं। आप पूरा ऊपर मल्टीपल करोगे और नीचे डिवाइड करोगे, यही क्वेश्चन आपकी 10 मिनट खा जाएगा। और एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है कि आप इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लोगे और वो अप्रोच कैसे लेनी है। अगर आपने आंसर अप्रोक्सीमेट बताना है, आप देखोगे ऑप्शन भी काफी दूर दूर हैं, तो मैंने इसमें से भी एक घटा दिया और इसमें से भी एक घटा दिया। जो आंसर आएगा उससे आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि आपका आंसर क्या है। तो 12 से इसको भाग कर दिया, 12 1 12 बच गए हैं 10, 12 8 96 बच गए हैं 4, 12 3 36 बच गए हैं 4। ये करीब करीब 800 1830 के आसपास हमारा आंसर आ गया है। अब आप एक बार ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1007 जो नहीं हो सकता, 1192 नहीं हो सकता, 1857 और 1928 दो ऑप्शन बच गए हैं। आप ये बताइए आपने वैल्यू घटाई है या बढ़ाई है। अगर आप देखोगे तो आपने वैल्यू कुछ कम करी है, आंसर इससे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था, और वो थोड़ा ज्यादा क्या है 1857। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से है। 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के ठोस बेलन का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर है। ये बोला गया है कि आपके पास एक ठोस घन है जिसकी त्रिज्या जो है वो 14 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 3.5 मीटर है। तो इसको बनाने में जो धातु लगी है उस धातु का रेट जो है वो 50 रुपए प्रति घन मीटर है। तो इसको बनाने में कुल कितना खर्चा आया ये बताना है भाई। अगर इसमें धातु जो लगी हुई है उसका मान बताना है आपने, तो हमेशा आयतन निकलेगा, ये आप याद कर लें। अगर ये बोला जाता है कि इसको बनाने में कितनी धातु लगी तो हमेशा इसका आयतन निकलेगा, और ये है हमारा बेलन। और बेलन का जो आयतन है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये ऐसे निकालने के बाद हमारा आयतन आ जाएगा घन मीटर में। भाई इतने घन मीटर धातु लगी है,
और अब ये भी बता दिया गया है कि 1 घन मीटर धातु का खर्च 50 रुपए है। अगर मैं इसको 50 से मल्टीपल कर देता हूं तो कुल खर्च आ जाएगा मेरा निकाल के। तो कुल खर्च जो है वो हो गया है पाई का मान 22/7। आर जो है मेरा वो है 14, स्क्वायर का मतलब 2 बार, एच है 3.5, डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दिया। इसको 50 से और गुणा करना है क्योंकि जो मेरी धातु है उसका प्रति घन मीटर खर्च जो है वो 50 रुपए है। बस इसको सोल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 126 प्रति किलोग्राम तथा 135 प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है, यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। भाई अगर साधारण रूप से बताऊं तो 2 प्रकार की चाय हैं, उनको एक तीसरी प्रकार की चाय में मिलाया गया है और अनुपात है उनका 1:1:2। और जो ये टोटल मिश्रण बन गया है ये बन गया है 153 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय वाला। तो ये पूछा गया है जो तीसरी चाय मिलाई गई थी उसका भाव क्या था। देखिए सबसे पहले मेरे पास चाय है 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम और तीसरी एक चाय है जिसका भाव मैंने निकालना है और इनको मिलाया गया है 1:1:2 के अनुपात में। और इन सभी को मिला के जो चाय आई है उसका भाव जो है वो है 153 रुपए प्रति किलोग्राम। 1 मिनट के लिए मैंने अनुपात हटाकर ये मान लिया कि ये चाय 1 किलोग्राम मिलाई है, ये चाय 1 किलोग्राम मिलाई है और ये चाय 2 किलोग्राम मिलाई है। तो मैं देखता हूं कि कुल कितने पैसे बनते हैं मेरे। तो मैंने इसकी जगह x मान लिया। अगर 126 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 1 किलो खरीदी जाती है तो हमारे 126 रुपए खर्च होंगे। अगर 135 रुपए किलोग्राम की चाय भी 1 किलो खरीदी जाती है तो हमारे 135 रुपए खर्च होंगे। अगर x रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 2 किलो खरीदी जाती है तो हमारे खर्च होंगे 2x रुपए। ये हमारे कुल पैसे हैं। अगर मैं यहां से कुल पैसे निकालता हूं तो पैसे तो सेम ही लगे हैं क्योंकि इस चाय को मिलाकर इस भाव की बनाया गया है। तो अगर मैं इसको बराबर करता हूं तो कुल चीनी जो है वो मेरे पास हो गई है 1 किलो, 2 किलो और 2 किलो 4 किलो और उसका भाव क्या है 153। तो दोनों तरफ का जो मूल्य है वो बराबर है। इनको बराबर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। 6 5 11 6 2 ये आ गया है 2x। इसको 4 से गुणा कर दिया, 3 4 12 15 चौके 60 और 1 61। ये उधर जाके माइनस हो गया। 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 2 गए 3। ये हो जाएगा 17 दूनी 34। ये आ गया आपका 175.5 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय थी ये, जिसको हमने 2 किलो मिलाया था। बिल्कुल सिंपल तरीके से रेशियो को हटाकर किलोग्राम मान के इक्वेशन सोल्व करिए। चलिए आगे चलते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर 40 दिनों में निश्चित मात्रा में खुदाई कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। अगर वह लड़का अकेले नियुक्त हो तो काम को पूरा करने में वह कितने दिन लगाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है हमारा। उसके लिए हमने एक ही फार्मूला याद किया था, वो है हमारा एफिशिएंसी मल्टीपल डेज इक्वल टू टोटल वर्क। बस हमने ये याद रखना है। क्वेश्चन में बोला गया है जो उनकी एफिशिएंसी है मैन की और बॉय की वो है 8:5। अब ये बोला गया है वो दोनों मिलकर खुदाई जो है वो 40 दिन में करते हैं। अगर मैं इस फार्मूले से टोटल वर्क निकालता हूं तो दोनों की इफिशियंसी होगी 8 और 5 13 और टोटल डेज कितने लगाए उन्होंने 40। तो यहां से आपका टोटल वर्क निकल के आ गया है। उसके बाद अब ये पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को करेगा तो कितना समय लगाएगा। ये है मेरा टोटल वर्क। अगर अकेला लड़का करता है तो उसकी जो इफिशियंसी है वो है 5 यूनिट। तो 5 से इसको भाग कर देंगे, टोटल वर्क डिवाइड में लड़के की एफिशिएंसी, काट दो इसको बस। 5 8 40, 13 8 104। तो लड़का जो है अकेला वो 104 दिन लगाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। भाई साधारण ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बोला गया है कि अगर हमारा
राशि जो है वो 1 रुपए थी, तो 7 वर्ष में वो 2 गुनी हो गई है, 2 रुपए हो गए। अब ये पूछा गया है कि वो 4 गुनी कितने समय में होगी। भाई अगर 7 वर्ष में 1 से 2 रुपए हुई है, 1 यूनिट बढ़ी है, तो अगले 7 वर्ष में ये फिर 1 यूनिट बढ़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। 1 यूनिट बढ़ी है 7 वर्ष में, अगली 1 यूनिट भी बढ़ेगी 7 वर्ष में, फिर अगली 1 यूनिट भी बढ़ेगी 7 वर्ष में, और कितने हो जाएंगे? 4। अब अगर हम देखते हैं तो 1 से राशि 4 हो गई है, यानी कि 4 गुनी हो गई है, और समय कितना लगा? 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष, 21 वर्ष लगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर 7 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 1 से 2 यूनिट हो गया, 7 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो अगले 7 वर्ष में भी 1 यूनिट बढ़ेगा, और अगले 7 वर्ष में भी 1 यूनिट बढ़ेगा। हमने करना था 1 से 4, 4 गुना, तो कितना समय लगेगा? 21 वर्ष। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही निकाल सकते हो। इस पेपर के जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब मैं कोई और वीडियो बनाऊं किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर की, तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।